दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में अघन्या, जिसका वध न किया जा सके, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो आप जानते हैं ऋग्वैदिक काल में अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों ऋग्वेद में गाय को सबसे पवित्र पशु माना गया था। इसका वध करने वाले या इसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड या देश निकाला की व्यवस्था थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले दीवान ए अमीर को ही यानी कृषि विभाग की स्थापना की थी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर को ही या कृषि विभाग की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य अकाल की स्थिति से निपटना और किसानों को ऋण यानी सोंधर देकर सीधे कृषि भूमि का विस्तार करना था। हालांकि भ्रष्टाचार के कारण ये योजना असफल हो गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। गुप्त काल में जारी किए गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है रूपक, दिनार, पण या कारसाण। तो सही उत्तर दिनार, ऑप्शन बी। दोस्तों गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें दिनार कहा जाता था, जबकि गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1924 का प्रसिद्ध वायकोम सत्याग्रह किस राज्य से संबंधित था? आपको बताना है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर केरल। दोस्तों केरल से संबंधित था वायकोम सत्याग्रह, जो 1924 में हुआ था। ये छुआछूत और मंदिर प्रवेश की कुप्रथा के खिलाफ चलाया गया शांतिपूर्ण आंदोलन था। इसमें महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा गया था? आपको बताना है। तो भारतीय शांति का जनक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय शांति का जनक या फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। अगले प्रश्न पर आते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था? आपको बताना है। तो ये था लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन बी। दोस्तों लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इसी के बाद 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आपको बताना है। देखिए ऑप्शन है इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, केप कमोरिन या किबिथु। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा केप कमोरिन, ऑप्शन सी। अगर भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार होगा, लेकिन मुख्य भूमि या मेनलैंड का दक्षिणी पॉइंट पूछने पर इसका उत्तर कन्याकुमारी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्कन के पठार को मालवा के पठार से अलग करती है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या महानदी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा नर्मदा नदी। याद रखिएगा नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ये दक्कन के पठार को मालवा के पठार से अलग करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये आसान सा प्रश्न है। ये है सहारा मरुस्थल। ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। मरुस्थल दो प्रकार के हैं, शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट और जो है गर्म मरुस्थल। तो गर्म मरुस्थल में अफ्रीका का सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जबकि गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित एक ठंडा मरुस्थल है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के संबंध में निम्नलिखित में से किसे हॉट स्पॉट माना जाता है?
ऑप्शन देखिए, अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और सिंधु गंगा का मैदान। तो पश्चिमी घाट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है। भारत में मुख्य रूप से 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं: पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, भारत में अमार सीमा और सुंडालैंड यानी अंडमान निकोबार। दोस्तों, जैव विविधता के संबंध में हॉटस्पॉट या तप्त स्थल ऐसे स्थल होते हैं जहां पर जैव विविधता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ये संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है, आपको बताना है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.04% पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, केबुल लामजाओ जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस झील पर स्थित है। तो उत्तर है मणिपुर के लोकटक झील पर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ये झील मणिपुर राज्य में स्थित है और ये संगाई हिरण यानी डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, केबुल लामजाओ ये विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सरकारिया कमीशन का गठन किसके संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था। तो सही उत्तर है सेंटर स्टेट रिलेशन यानी केंद्र राज्य संबंध। दोस्तों, सरकारिया आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में हुआ था। इसने राज्यपाल के पद के दुरुपयोग के रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थीं। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर किस अनुच्छेद के तहत एक कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 300A, ऑप्शन ए। दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जनता पार्टी सरकार में मौलिक अधिकारों की सूची यानी अनुच्छेद 31 से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के तहत एक कानूनी अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है। राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या वाणिज्य मंत्री। तो सही उत्तर प्रधानमंत्री। दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर थिंक टैंक या सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के रूप में की गई थी। योजना आयोग में भी प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे और नीति आयोग में भी प्रधानमंत्री ही पदेन अध्यक्ष होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो ये वर्ष है 1949, ऑप्शन सी। दोस्तों, रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी या डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में देखी जाती है। सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या विदेशी व्यापार। तो सही उत्तर है कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में। दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। यदि अतिरिक्त लोगों को काम से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है कि आवृत्ति यानी जो आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। वाट, जूल, हर्ट्ज या डेसिबल।
तो सही उत्तर है आवृत्ति मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई हर्ट्ज या कंपन प्रति सेकंड है। दोस्तों मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों, जिनको श्रव्य तरंगे कहा जाता है, उनको ही सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि तरंगे मानव के लिए जो है श्रव्य सीमा के अंतर्गत नहीं आती हैं। अगला प्रश्न है वाहनों के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए यानी रिवर व्यू मिरर किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग, कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिससे पीछे के बहुत बड़ा क्षेत्र चालक को आसानी से दिख जाता है। तो याद रखिएगा वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आसान सा प्रश्न है वॉशिंग सोडा या धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो इसको दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है धोने वाले सोडे को, और खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है। अगला प्रश्न है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैसें शामिल होती हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी में रिसाव का पता लगाने के लिए तीखी गंध वाला पदार्थ एथिल मर्केप्टेन मिलाया जाता है, जिससे इसकी महक पता चले और रिसाव पता चले। इसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें होती हैं। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक व्याधि होती है जो स्किन से संबंधित है। दोस्तों विटामिन सी गर्म करने पर तेजी से नष्ट होने वाला विटामिन है और ये खट्टे फलों जैसे आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है पीलिया यानी जॉन्डिस रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है। हृदय, यकृत, गुर्दा या फेफड़े। तो सही उत्तर है यकृत यानी लीवर। जब रक्त में बिलिरुबिन नामक पित्त रंजक की मात्रा बढ़ जाती है तो त्वचा और आंखें पीली पड़ जाती हैं। इसको ही पीलिया कहा जाता है और इससे यकृत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया वाइज उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, आपको बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो सही उत्तर है चौथा स्थान। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर आता है। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में चौथे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान यानी उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट स्थित है, आपको बताना है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या मेरठ। तो सही उत्तर कानपुर। याद रखिएगा कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रथम वन्य जीव विहार यानी फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा है, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में प्रथम वन्य जीव विहार यानी फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। हस्तिनापुर राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, जबकि महावीर स्वामी सबसे छोटा वन्य जीव विहार है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर लगने वाला देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। तो सही उत्तर देवा शरीफ मेला बाराबंकी के देवा में आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, गाजियाबाद या वाराणसी। तो सही उत्तर है गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के तहत गोरखपुर को किस उत्पाद के लिए चुना गया है। ऑप्शन है चमड़े के जूते, टेराकोटा क्राफ्ट, लकड़ी के खिलौने या पीतल के बर्तन। तो सही उत्तर टेराकोटा क्राफ्ट यानी मिट्टी के बर्तन और खिलौने के लिए गोरखपुर को ODOP के अंतर्गत चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाएगा। तो सही उत्तर है 23 अगस्त को। दोस्तों इसी दिन भारत का चंद्रयान 3 मिशन भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ था। लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था और इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है। तो भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य-L1। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इसे PSLV C57 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी लैग्रेंजियन पॉइंट यानी L1 पर स्थापित किया गया है। देखिए, किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तो 75% 25% हानि से बेच रहा है तो 75% का मतलब 720 हो गया। 1% बराबर 720/75 हो जाएगा। तो अब आपको 25% का नया लाभ कमाने के लिए 125% होना चाहिए। तो इसका मूल्य हो जाएगा 1200 रुपये। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है जो कृषि और पर्यावरण दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो ब्लैक बक ये गुजरात राज्य में बेलावदार, गुजरात के बेलावदार ब्लैक बक के रूप में जाना जाता है। ये बेलावदार ब्लैक बक नेशनल पार्क है। ये मुख्य रूप से काले हिरणों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो GIC प्रवक्ता परीक्षा के लिए GS के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।